नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 22 मई 2025 है और प्री में तो सिर्फ देखो 2 दिनों का समय बाकी है। और मुझे लगता है कि आप लोग तो शायद अगले साल एग्ज़ाम दे रहे होंगे, क्योंकि इस साल जो प्री दे रहे हैं वो अभी तक डिस्कशन नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि पेपर तो देखो कब का सेट हो चुका है। लेकिन फिर भी एक कहावत है ना, वंस ए एस्पायरेंट इज़ ऑलवेज एस्पायरेंट। तो पता नहीं क्यों पेपर से पहले थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी पेट में गुड़गुड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। मेरा पेपर नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स का है जो आपसे पढ़े हैं, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि अच्छा 2 दिन बाद पेपर है। शायद आपको भी लगता होगा। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे ओवर फिशिंग से संबंधित, दूसरे नंबर पे वुमेन इन टॉप जुडिशरी और तीसरे नंबर पे अर्बन बायोडाइवर्सिटी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ओवर फिशिंग से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप ये बताओ ओवर फिशिंग का मतलब क्या होता है। अब देखो सोच के देखिए, एक बर्तन है जिसमें कुछ मछलियां हैं। अगर आप डेली उस बर्तन से कुछ मछलियां निकालोगे लेकिन डालोगे नहीं तो क्या होगा? धीरे धीरे वो बर्तन खाली हो जाएगा। बस देखो समुद्र में भी यही हो रहा है और यही है ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग का मतलब है मछलियां इतनी ज्यादा पकड़ लेना कि वो दोबारा रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए और मछलियों की संख्या का कम हो जाना। इसका रिजल्ट क्या निकलता है ओवर फिशिंग का? ओवर फिशिंग का रिजल्ट देखो ये निकलता है, समुद्र में बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, मछुआरों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, मछुआरों का फ्यूचर बर्बाद होने की वजह से गरीबी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है, ये सब होता है। हम पॉइंट वाइज फॉर्म में इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। अच्छा आर्टिकल है ये। इंडिया में आप फिशिंग का स्टेटस जान लीजिए। देखो इंडिया में सी फिशिंग का जो बिजनेस है ना, काफी बड़ा है। हमारे देश में हर साल 3 से 4 मिलियन टन मछली जो है वो पकड़ी जाती है और ये मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल है। इससे ज़्यादा अगर मछलियां को पकड़ा जाएगा तो पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। बट देखो दिक्कत यहाँ पे जानते हो क्या है? 90% जो फिशरमैन है ना, मछुआरे हैं हमारे देश में, वो स्मॉल स्केल मछुआरे हैं। बट उनका जो शेयर है मछली पकड़ने में सिर्फ 10% है। समझ गए? जैसे इनफॉर्मल सेक्टर में हम हमेशा बात करते हैं ना कि 90% वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उसी प्रकार से 90% जो मछुआरे हैं वो स्मॉल स्केल है, लेकिन उनका टोटल कैच में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% है। बचा हुआ 90% जो मछली पकड़ा जाता है वो बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से पकड़ा जाता है, वो मैकेनाइज्ड फिशिंग होता है। और 75% जो मछुआरे हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा। यानी इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है मछलियों को पकड़ने में भी। और छोटे जो मछुआरे हैं ना, वो देखो नया इंजन लेते नहीं है, मतलब बड़ी बोट, बड़ा इंजन, बड़ा नेट, वो ये सब लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार उतनी मछली हम फिर भी नहीं पकड़ पाएंगे नई मशीन के साथ में, और डेट हमारे ऊपर बढ़ जाएगा, कर्ज हमारे ऊपर बढ़ जाएगा। इसके बाद राइटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं। वो बोलते हैं देखो ज़्यादा फिशिंग करना इसका मतलब यह नहीं कि आप ज़्यादा कमा रहे हो। राइटर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि देखो मैं खुद गया एक बार ट्रोलर पे, तो ना 1 किलोग्राम जो श्रिम्प मिला ना, उसके साथ 10 किलोग्राम का बाय कैच आ गया। आप पूछोगे सर ये बाय कैच क्या है? मतलब जो काम की चीज थी 1 किलोग्राम श्रिम्प जो मिला मछुआरों को, उसके साथ 10 किलोग्राम का बाय कैच आ गया। और बाय कैच क्या होता है? ये देखो वो मछलियां होती है जो टारगेट नहीं थी, पकड़ना श्रिम्प था लेकिन जाल में दूसरी मछलियां आ गई जो टारगेट ही नहीं थी। ये मछलियां ना ज्यादातर जुवेनाइल होती हैं और गलती से पकड़ ली जाती हैं, काम की नहीं होती, तो समुद्र में इन्हें वापस फेंक दिया जाता है। लेकिन दिक्कत ये है ज्यादातर ये मर जाती हैं। एक बार पकड़ लिया, बाय कैच के तौर पे आ गई लेकिन काम की नहीं थी, दोबारा फेंक दिया लेकिन मर गई ज्यादातर, ये दिक्कत है। इंडिया में फिशिंग कॉम्प्लेक्स जानते हो क्यों है? इंडिया में ना मल्टी स्पीसीज और मल्टी गियर फिशिंग होती है। मल्टी स्पीसीज और मल्टी गियर, एक ही बार में कई सारी मछलियों की प्रजातियां जो है वो पकड़ ली जाती हैं और कई गियर का फिशिंग नेट होता है। एक जो ट्रोलर होता है ना, एक ट्रोलर ही कई सारी मछलियों की प्रजातियों को मार देता है। लेकिन इससे ना ओशन का पूरा जो इकोसिस्टम है ना वो खराब हो रहा है, पूरी जो मैरीन फूड चेन है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, रीफ्स को नुकसान पहुंच रहा है, ये होता है। इसलिए इंडिया की जो फिशिंग है इसको खराब माना जाता है। और जुवेनाइल जो फिशेस साथ में आ जाती हैं बाय कैच के तौर पे, अब देखो वही मर गई,
वही तो आगे जाके बड़े होते, रिप्रोड्यूस करते, दूसरी मछलियां को जन्म देते। लेकिन देखो, जुवनाइल मछलियां ही मर गई तो इसका मतलब उनकी जनरेशन ही मर गई। आगे जाके वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे और फिर मछलियों का जो स्टॉक है वो खत्म होता जाएगा। जो ये नेट होते हैं ना, 25 mm से छोटे नेट, ये नेट पकड़ लेते हैं जुवनाइल मछलियों को। और जो सैरडाइन या फिर मैकरल, ये जो मछलियों की स्पीसीज है ना, ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं लेकिन घट रही हैं इन्हीं नेट्स के यूज के कारण। ये देखो, सैरडाइन और मैकरल। राइटर बोलते हैं देखो, एक बार मछलियों का अगर स्टॉक खत्म हो गया ना तो फिर रिकवर होने में ना बहुत साल लग जाते हैं। कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं, जैसे 1992 में ना कनाडा में नॉर्दर्न कोड फिशरी जो है वो कोलैप्स हो गई थी, तब से बैन लग गया, लेकिन आज तक फुल रिकवरी नहीं हो पाई। इवन आप कैलिफोर्निया का एग्जांपल लीजिए, कैलिफोर्निया में ना साइडाइन फिशरी कोलैप्स हो गई थी, तो 1967 से लेकर 1986 के बीच में ना बैन लगा कि आप साइडाइन फिशरी नहीं कर सकते वहां पे। अभी भी पॉपुलेशन ना 1967 के पहले के लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। कहने का मतलब क्या है, एक बार अगर किसी जगह पे फिशरी कोलैप्स हो गई ना तो फिर देखो वापस रिकवर होने में तो बहुत साल लग जाते हैं। समझ गए? अब इंडिया के लॉज और लीगल लूप होल्स देख लीजिए। इंडिया में दिक्कत यह है कि हर एक कोस्टल स्टेट और यूटी का ना अपना अलग से फिशरी एक्ट है। रिजल्ट, रूल्स ना, अब मछलियां तो देखो स्टेट नहीं जानती स्टेट की बाउंड्री, कौन से स्टेट में मैं आ गई, लेकिन रूल्स अलग अलग हैं। तो मछुआरे फिर अलग अलग रूल्स का फायदा उठाते हैं अपने फायदे के लिए। कोई मछली एक स्टेट में इलीगल है, दूसरे स्टेट में लीगल है, तो ब्लैक मार्केट जैसा काम हो रहा है और कंजर्वेशन का ना कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि रूल्स ही अलग अलग हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और राइटर इसको नाम भी देते हैं, ये है रेगुलेटरी लॉन्ड्रिंग, मतलब रेगुलेटरी का मिसयूज। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले ये है, हर जगह ना सबसे पहले एक स्टैंडर्ड हो, सभी राज्यों में एक स्टैंडर्ड हो, अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए मछलियों को पकड़ने का। दूसरा, साइंटिफिक कैच लिमिट होनी चाहिए कि आप इतनी मछली पकड़ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। मिनिमम लीगल साइज होना चाहिए। फिर देखो, जो फिशिंग गियर इस्तेमाल किया जाता है ना, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन हो, जैसे 25 mm से छोटा नहीं यूज होना चाहिए क्योंकि उसमें छोटी मछलियां आ जाती हैं, जुवनाइल मछलियां। और कुछ सीजन के लिए मछलियों को पकड़ना टोटल बैन कर दिया जाए। अब उन दिनों में मछुआरों को राहत पहुंचाने के लिए जो गरीब मछुआरे हैं, कुछ एक्स्ट्रा सरकार के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर सीजन में मछलियों को पकड़ने पे बैन लगाना जरूरी है, तभी उनका जो स्टॉक है ना रिकवर होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। जैसे न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल दिया जाता है, न्यूजीलैंड में ना कोटा मैनेजमेंट सिस्टम है। कोटा मैनेजमेंट सिस्टम ये वहां पे 1986 में शुरू हुआ था। हर एक स्पीसीज का ना साइंटिफिक स्टॉक असेसमेंट होता है और उसके हिसाब से कोटा दिए जाते हैं कि इस मछली को पकड़ने का कोटा इतना है, और ये कोटा ट्रांसफरेबल भी होते हैं, मतलब कॉमर्शियल सेक्टर को इतना कोटा है, रिक्रिएशनल सेक्टर इतनी मछली पकड़ सकता है, ये वाली सब कुछ कोटा मैनेजमेंट सिस्टम है। बट हमारे देश में दिक्कत ये आ रही, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ये कोटा वगैरह सिस्टम चलेगा नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड में तो ज़बरदस्त फायदा हुआ है, वहाँ पे मछलियों का स्टॉक स्टेबल हो गया है, फिशरीज रिकवर कर गई हैं और बायोडाइवर्सिटी बची है। लास्ट में कुछ सजेशंस राइटर और देते हैं, जैसे सबसे पहले ना नेशनल लेवल पे आप एक काम करो, मछली पकड़ने का जो लाइसेंस है ना उसको लिंक कर दो मछलियों की स्टॉक से। मतलब मछलियां ज़्यादा खत्म हो रही है तो फिर और लोगों को लाइसेंस वहाँ पे मत दो। और जो सब्सिडीज वगैरह आप देते हो ना उसको भी इसी चीज़ से लिंक कर दो। जहाँ पे मछलियां खत्म हो रही है वहाँ पे सब्सिडी वगैरह ना दो, वहाँ पे मछलियां पकड़ना महंगा होना चाहिए। इकोसिस्टम बेस्ड पॉलिसी आप बनाओ। फिर स्टेट लेवल पे क्या होना चाहिए, इन्फोर्समेंट स्ट्रॉन्ग करो। स्टेट लेवल पे कई बार हम देखते हैं लॉज तो हैं लेकिन उनका इन्फोर्समेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। तो स्टेट लेवल पे इन्फोर्समेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पेट्रोल बोट्स होने चाहिए, रियल टाइम ऐप्स होनी चाहिए। लोकल लेवल पे क्या होना चाहिए, जो फिशरमैन हैं उनके लिए कोऑपरेटिव्स बननी चाहिए, ताकि कोऑपरेटिव्स अच्छे से मैनेज करते हैं। जैसे फार्मिंग सेक्टर में फार्मर्स के कोऑपरेटिव्स हैं ना, वो खेती को अच्छे से मैनेज करते हैं, तो फिशरमैन के भी कोऑपरेटिव्स जो हैं उनको एम्पावर करो, वो पूरी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करेंगे कि स्टॉक खत्म हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए। इसके अलावा मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाएं और ब्रीडिंग जोन्स जो हैं मछलियों के उन्हें प्रिजर्व किया जाए। जनता क्या रोल है, देखो हर कंज्यूमर भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, सिर्फ लीगल साइज
और सर्टिफाइड सी फूड खरीदें। ऐसा नहीं कि जुवनाइल मछली पकड़ के खा रहे हैं, नहीं, मतलब जुवनाइल मछली खरीद के खा रहे हैं, पकड़ के तो क्या खाएंगे, पकड़ेंगे तो फिशरमैन। और लास्ट में देखो यही बोलते हैं राइटर कि देखो फिशरी सेक्टर को बचाना है तो ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ फिशरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वुमेन इन जुडिशरी से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और ये भी अच्छा आर्टिकल है, इसको भी हम थोड़ा पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे। देखो ऐसे इमेजेस तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप उसको यूज़ नहीं कर पाओ तो फिर फ़ायदा नहीं है। मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि पॉइंट वाइज फॉर्मेट करूँ, लेकिन हाँ इतना सच है देखिए कई बार नहीं कर पाता हूँ, टाइम कम होता है तो फिर वो इसी स्लाइड में करना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जुडिशरी आपको पता है हमारे देश में 3 लेवल में डिवाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट टॉप लेवल, हाई कोर्ट स्टेट लेवल और लोअर या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट बना था 1950 के आसपास, 1950 में बना था ना, तब से लेके अभी तक देखो ऑलमोस्ट 75 साल हो गए और 75 सालों में ना सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 11 वुमेन जज रही हैं, सिर्फ 11। आश्चर्य नहीं हुआ आपको? और 1978 की बात है, 1978 में किसी भी हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी थी जिनका नाम था लीला सेठ। वो एक बार ना दिल्ली हाई कोर्ट में बैठी थी, वो एक बार अपने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यकाल में ना दिल्ली हाई कोर्ट में बैठी थी और वहाँ पे ना उन्होंने बहुत सारी भीड़ देखी। तो उन्होंने ना अपने रीडर से पूछा कि इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है आज हाई कोर्ट में। तो रीडर ने जानते हो क्या बोला? रीडर ने ये बोला कि नहीं मैडम, चौधरी चरण सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ना कुछ किसानों को दिल्ली घूमने के लिए बुलाया है। तो उन किसानों ने ना जू देखा, यानी चिड़ियाघर देखा, और उसके बाद उन्हें यह पता लगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक वुमेन जज है। तो बहुत सारे किसान यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट में वुमेन जज को देखने आए हैं, महिला जज को देखने आए हैं। सोचो, मतलब जज देखने आए हैं वो भी जो कि महिला है। उस समय एक औरत का जज होना कितना अजीब बात थी। और ऐसा नहीं है ये इंसिडेंट सुना सुनाया है, नहीं, जस्टिस लीला सेठ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस इंसिडेंट का जिक्र किया है। एक बात तो मैंने आपको बता दी कि सुप्रीम कोर्ट में जब से सुप्रीम कोर्ट बना है तब से लेकर अभी तक सिर्फ 11 वुमेन जजेस रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक चीज, पहली वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट में जानते हो कौन थी और कब बनी? 1989 में पहली वुमेन जज बनी सुप्रीम कोर्ट में, जिनका नाम था जस्टिस एम फातिमा वीवी। अभी सिर्फ देखो 2 वुमेन जजेस हैं, एक जस्टिस बेला त्रिवेदी और दूसरा जस्टिस BV नागरत्ना। और जस्टिस बेला त्रिवेदी जो हैं ये तो रिटायर हो रही हैं 9 जून 2025 को, यानी ऑलमोस्ट 15-17 दिन जो भी पड़े हैं। ये तो देखो ऑफिशियल डेट है रिटायरमेंट की, वैसे उनका लास्ट जो वर्किंग डे था वो तो 16 मई को था। और एक और हैरानी वाली बात, जस्टिस बेला त्रिवेदी को फेयरवेल भी नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा। मतलब रिटायरमेंट भी चुपचाप कर दिया गया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक वुमेन जज बची हैं जिसका नाम है जस्टिस BV नागरत्ना। इवन आप हाईकोर्ट का डेटा देख लीजिए, हाईकोर्ट में भी सिर्फ 11.7% वुमेन जजेस हैं। कुछ राज्य जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पटना, उत्तराखंड, इनके हाईकोर्ट्स में एक भी महिला जज नहीं है। लोअर कोर्ट्स में सिचुएशन थोड़ी बेटर है, वहां पे 35% वुमेन जजेस हैं। लेकिन फिर भी ये फिगर हमें बताता है कि हर लेवल पे कितना ज़्यादा इम्बैलेंस है। चलो ये तो हमने जेंडर की बात कर ली। इवन आप जेंडर के अंदर भी आगे जाओगे ना, एक भी दलित या फिर ट्राइबल वुमेन सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनी है। सिर्फ एक मुस्लिम वुमेन जज बनी है सुप्रीम कोर्ट में, जो पहली जज थी जस्टिस फातिमा बीवी। तो बायस जो है वो सिर्फ जेंडर के साथ नहीं है, बायस भी लेयर्ड है, जेंडर के अंदर भी बायस्डनेस है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी संख्या कम है क्यों महिलाओं की टॉप जुडिशरी में? उसका रीजन देखो ये है, हमारे देश में आपको पता है जजेस का चुनाव कैसे होता है टॉप जुडिशरी में। CGI प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी कोलिजियम सिस्टम सिलेक्ट करता है कौन जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। लेकिन कोलिजियम में अभी फिलहाल कोई वुमेन जज नहीं है, अभी एक ही तो जज बचेंगी, जस्टिस नागरत्ना। अभी तक के इतिहास में सिर्फ 2 महिला जजेस जो हैं वो कोलिजियम का पार्ट बनी है, एक तो जस्टिस रूमा पाल और दूसरा जस्टिस R भानुमति।
तो देखो, जब वुमेन जजेस कोलिजियम का पार्ट ही नहीं होंगी, कोलिजियम में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी, तो फिर महिलाओं का सिलेक्शन कैसे होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा देखो 2025 में ना एक रिपोर्ट आई थी CLPR की। CLPR मतलब सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च बेंगलुरु। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो वुमेन जजेस हैं उनका जो एवरेज टेन्योर है 1 साल कम होता है मैन जजेस के टेन्योर से, यानी कार्यकाल जो है महिला जजेस का एवरेज के तौर पे 1 साल छोटा होता है। इसका मतलब देखो, प्रमोशन के चांसेस रिलेटिवली कम हो जाते हैं, वो CGI तक नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब वो कोलिजियम का पार्ट नहीं बन पाती। एग्जाम्पल लो आप, जैसे जस्टिस BV नागरत्ना है, अब ये ना देश की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, लेकिन उनका टेन्योर जानते हो कितना होगा? सिर्फ 36 दिनों का। समझ गए? जस्टिस नागरत्ना पहली वुमेन CGI बनेंगी, लेकिन इनका कार्यकाल सिर्फ 36 दिनों का होगा। अब आप बताओ, ये स्ट्रक्चरल बायस नहीं है तो क्या है? इवन देखो, जेंडर बायस का जो इम्पैक्ट है ना, वो जजमेंट्स में भी देखने को मिलता है। कैसे? जब देखो जुडिशरी में महिलाएं नहीं होती ना, तो कैसे जजमेंट्स आते हैं? पेट्रियार्कल बायसनेस के साथ में जजमेंट्स आते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 रिसेंट केसेस आप देखिए। 11 मार्च 2025 को एक जजमेंट दिया गया। एक रेप के केस में ना जज ने ये बोला, वुमन ने ना खुद ट्रबल बुलाई है, वो भी जिम्मेदार है। सोच के देखो, रेप के केस में एक जज के द्वारा ये बोला गया। फिर देखो 17 मार्च 2025 का केस है, 17 मार्च 2025। इस केस में ना माइनर गर्ल का केस था। जज ने ये बोला, ब्रेस्ट ग्रैब करना और पजामा तोड़ना ये रेप अटेम्प्ट या फिर रेप नहीं है। इस जजमेंट के बारे में हमने डिस्कस भी किया था, कितना बेकार जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी थी। देखो, ऐसे इनसेंसिटिव और इनह्यूमन जजमेंट्स तभी होते हैं जब जेंडर डाइवर्सिटी कम हो। जस्टिस बेला त्रिवेदी जो रिटायर हो रही है ना, इनका एक बहुत पावरफुल कोट है, महिलाओं को इंपावर करो लॉ के थ्रू, ना कि सिंपैथी के थ्रू। इंपावर द वुमन थ्रू लॉ, नॉट सिंपैथी। ऐसे केसेस देखो और भी हैं। एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो जैसे कोझिकोड कोर्ट ने ना 2022 में एक वर्डिक्ट दिया। जज ने बोला कि विक्टिम की जो ड्रेस थी वो काफ़ी छोटी थी, रिवीलिंग थी, इसलिए जो एक्यूज्ड है उसको बेल दी जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और ये जो केसेस हैं ना, ये जेंडर डाइवर्सिटी की कमी के कारण है। तो जेंडर डाइवर्सिटी होनी चाहिए जुडिशरी में। इस पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देने की आवश्यकता है, कोलिजियम को ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर जुडिशरी ऐसा नहीं कर पा रही है तो फिर पार्लियामेंट को कोई कानून बनाना चाहिए इससे संबंधित। क्योंकि देखो, लेजिस्लेचर में वुमेन रिजर्वेशन के लिए बिल पास हो चुका है, इंप्लीमेंट थोड़ा देरी से होगा, तो जुडिशरी में भी वुमेन का रिजर्वेशन ऐसा कुछ होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, अर्बन बायोडाइवर्सिटी के बारे में है। अपना सिलेबस में GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल भाषा में बायोडाइवर्सिटी मतलब नेचर की वैरायटी, प्रकृति की वैरायटी। हर तरह के जीव जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब इंक्लूड होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। और देखो, बायोडाइवर्सिटी सिर्फ जंगलों में नहीं होती, सिटीज़ में भी होती है, कम होती है। लेकिन दिक्कत ये है, यूनाइटेड नेशंस के डेटा के अनुसार 25% जो स्पीसीज है ना, वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी हमारी धीरे धीरे खत्म हो रही है, कम हो रही है। 1992 में ना एक कन्वेंशन साइन हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। अब देखो, इसी कन्वेंशन को याद करने के लिए ना हर साल 22 मई का जो दिन है ना, यानी आज का जो दिन है ना, वो बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाते हैं। अब CBD ने, यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ने ना एक नया फ्रेमवर्क भी बनाया। उस फ्रेमवर्क का नाम क्या है? उस फ्रेमवर्क का नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसके अनुसार 2030 आते आते 30% लैंड और सी को कंजर्व करना है। इस फ्रेमवर्क में टोटल 23 टारगेट्स हैं। अर्बन प्लानिंग में ग्रीनरी और ब्लू स्पेसिस को इंक्लूड करना है। ये है टारगेट नंबर 12। समझ गए? यानी इस कन्वेंशन के कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का टारगेट नंबर 12 जो है वो है सिटीज के अंदर ग्रीन एंड ब्लू स्पेसिस को प्रमोट करो। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 से भी जुड़ा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 क्या है, याद है आपको? याद तो नहीं होगा, मुझे पता है। ये है सिटीज को सेफ बनाना है, रिजिलियंट बनाना है,
और सस्टेनेबल बनाना है। ये है SDG 11। अब देखो हमारे देश में ना अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2050 आते थे ना, देश की 70% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रह रही होगी। हर तरफ कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट का जंगल दिखेगा, और ग्रीन स्पेसिस के लिए ना, पार्क वगैरह के लिए जो जगह है वो कम होती जा रही है, स्पेस कम होता जा रहा है। राइटर बोलते हैं अर्बन एरियाज में ग्रीनरी ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है जीने के लिए। तो सिटीज को जब प्लान किया जाए, ग्रीनरी के लिए स्पेस अलग से एलोकेट किया जाए। क्योंकि देखो, आप अर्बन ग्रीनरी के बेनिफिट्स देखिए। सबसे पहले आप हेल्थ बेनिफिट्स देखिए। अर्बन ट्रीज क्या प्रोवाइड करते हैं? अर्बन एरियाज में जो पेड़ होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं, पानी, फाइबर, ये सब प्रोवाइड करते हैं। अर्बन हीट आइलैंड के इफेक्ट को कम करते हैं। आपको पता है सिटीज ज्यादा गर्म हो जाती हैं सीमेंट की वजह से, लेकिन उस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करते हैं ट्रीज। ट्रीज फ्लड कंट्रोल में हेल्प करते हैं, एयर पोल्यूशन और कार्बन डस्ट को फिल्टर कर देते हैं। एक ना केस स्टडी दी जाती है फ्रैंकफर्ट की। यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में ना ग्रीन बेल्ट वहां पे लगाई गई थी, और इसकी वजह से ना वहां का जो टेम्परेचर है वो 3.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, और ह्यूमिडिटी 5% तक बढ़ गई। इवन देखो, नॉइज पोल्यूशन भी कम हो जाता है। ये देखो, ट्री लाइन नॉइज पोल्यूशन को कम कर देती है अप टू 5 dB। एयर क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। फायदे ही फायदे हैं। इवन मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स देख लीजिए। पार्क में आप वॉक करने जाते हो, नेचर देखते हो, तो इससे स्ट्रेस कम होता है। आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स देख लीजिए। ये कोई थिंकर थे, थियोडोर एंडरने, ये कहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर से ना एक साल में $9.67 लाख का फायदा होता है। थिंकर नहीं है थियोडोर एंडरने, ये कुछ रिसर्चर वगैरह होंगे। थिंकर मुझे पॉलिटिकल साइंस का याद आ गया। थिंकर नहीं है, कुछ रिसर्चर वगैरह होंगे। और इसके बाद में ये बोला जाता है, देखो कोई भी सिटी जितनी ज़्यादा ट्रीज में रिच होगी ना, उतनी ही ज़्यादा वो इकोनॉमिकली रिच होगी। लेकिन दिक्कत की बात ये है, हमारे कुछ शहरों में ना बल्कि ट्री कवर कम हो रहा है। जैसे अभी फिलहाल अर्बन फॉरेस्ट कवरेज बताया जाता है अलग अलग सिटीज़ में। मुंबई में 25.43%, दिल्ली हैदराबाद में 12.6%, बेंगलुरु में 6.85%, चेन्नई में 4.66%, अहमदाबाद में 3.27%। और चेन्नई ने ना 2021 से लेकर 2023 के बीच में 2.6 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कवर है वो खो दिया। हैदराबाद ने 1.6 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कवर है वो खो दिया। तो ये दिक्कत की बात है। सॉल्यूशन भी देते हैं राइटर कुछ। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो ये है, सबसे पहले ब्लू और ग्रीन स्पेसिस को प्रोटेक्ट करो। ब्लू स्पेसिस मतलब वाटर बॉडीज, ग्रीन स्पेसिस मतलब कुछ भी पैच है ग्रीनरी वाला, उसे प्रोटेक्ट करो। लोकल प्लांट्स उगाओ, नेटिव प्लांट्स जो वहां पे आसानी से बड़े हो जाएं, सस्टेन कर सकें। और इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाओ, मतलब एक पार्क से दूसरे पार्क के बीच में कोई ट्री की लाइन या फिर वाटर बॉडी अगर दोनों पार्क को आपस में लिंक करे तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसे कनेक्टिविटी आप इंक्रीज करो ग्रीनरीज के बीच में। और यूएन हैबिटेट का ना एक मॉडल है 330-300, ये रूल है इनका 330-300। मतलब क्या है इस रूल का? इसका रूल का मतलब देखो ये है, हर घर से ना कम से कम 3 बड़े ट्रीज दिखने चाहिए। मतलब हर घर से कम 3 बड़े पेड़ दिखने चाहिए। फिर नेबरहुड में 30% कैनोपी कवर हो आस पड़ोस में। जैसे ये ट्री है, ये ऊपर वाला हिस्सा ना, ये कैनोपी होता है जो जैसे ऊपर वाला, तो नेबरहुड में ना 30% जो नेबरहुड है ट्री कैनोपी से कवर होना चाहिए। और 300 मीटर के रेडियस में ना एक पब्लिक ग्रीन स्पेस जरूर हो 0.5 से लेके 1 हेक्टेयर के बीच का। तो ये इनका रूल है 330-300। हर घर से 3 पेड़ दिखे और नेबरहुड कवर हो 30% ट्री कैनोपी से, और हर घर के 300 मीटर के रेडियस में एक पब्लिक ग्रीन स्पेस होना चाहिए 0.5 से लेके 1 हेक्टेयर के बीच का। ये मॉडल आप यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद एक इंडेक्स का जिक्र किया जाता है, सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स से ना आप अपनी सिटी की बायोडाइवर्सिटी का करंट स्टेटस मेजर कर सकते हो। 3 पैरामीटर्स के आधार पे ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। सबसे पहले नेटिव बायोडाइवर्सिटी कितनी है, जो वहीं की लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी है, और बायोडाइवर्सिटी से क्या सर्विसेज मिल रही हैं, मतलब इकोसिस्टम क्या सर्विसेज दे रहा है। फिर तीसरे नंबर पे बायोडाइवर्सिटी का गवर्नेंस लेवल कैसा है।
तो ये एक इंडेक्स है। इसके अलावा देखो ICLEI एशिया, ये एक संस्था है। अगले स्लाइड पे आप देखिए, अरे कहाँ गया, हाँ ये रहा, ICLEI एशिया। इन्होंने भी 23 इंडिकेटर्स के बेस पे एक इंडेक्स बनाया था, जिसमें कोची, गंगटोक, नागपुर जैसे सिटीज़ को कवर किया गया। और उसके बाद देखो एक और इंडेक्स भी है, लोकल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। तो ये अलग अलग लेवल के इंडेक्सेस हैं जो बायोडाइवर्सिटी को मेजर करते हैं। अब जैसे चेन्नई का एक एग्जांपल दिया जाता है, केस स्टडी है, यूज कर सकते हो। चेन्नई में ना एक मार्केट है कोयम्बेदु। अब 2021 की ये बात है, वहां पे ना केयर अर्थ ट्रस्ट ने ना इस मार्केट को ना ग्रीन कर दिया। ग्रीन कैसे किया गया? इस मार्केट में 141 प्लांट की स्पीसीज उगाई गई, तो फिर ना 35 बर्ड स्पीसीज आ गई, 27 बटरफ्लाई की स्पीसीज आ गई 2 सालों के अंदर अंदर, क्योंकि इतने सारे पेड़ उगाए गए थे। इस मॉडल को ना 3 स्टोरीड फॉरेस्ट बोलते हैं, और ये मियावाकी जो फॉरेस्ट उगाने की एक टेक्निक है ना, उससे भी बेटर है नेटिव बायोडाइवर्सिटी के लिए। आज के समय में एक दिक्कत जानते हो क्या है? जो वाटर बॉडीज होती है ना, ज्यादातर वाटर बॉडीज आप शहरों में देखोगे, वहां पे कूड़ा फेंक दिया जाता है, सीवरेज का पानी डंप कर दिया जाता है। तो इनको ना वाटर बॉडीज को लीगल प्रोटेक्शन देनी जरूरी है। आप सीवरेज को ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लाओ, लोगों की जन भागीदारी सुनिश्चित करो, और रूफ पे गार्डन, किचन में गार्डन, ये जो कंसेप्ट है इनको प्रमोट करना चाहिए। आजकल क्या फ्लैट सिस्टम आ गया है, जिस वजह से लोग पेड़ नहीं उगाते, लेकिन ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि 2400 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट एरिया है तो 5 पेड़ कंपलसरी हैं, ऐसा ये मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो ये राइटर अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स देते हैं। आज कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए, लास्ट में देख लेते हैं। वुमेन इन जुडिशरी वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 11 वुमेन जजेस अभी तक पिछले 75 सालों में, और एक अभी फिलहाल 2 हैं, एक रिटायर हो रही हैं, जस्टिस बेला त्रिवेदी। और हाई कोर्ट में 11% के आसपास, लोअर कोर्ट्स में सिचुएशन ठीक है। और बात सिर्फ वुमेन की नहीं है, वुमेन के अंदर भी लेयर डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब सिर्फ एक मुस्लिम वुमेन जज, कोई दलित नहीं। क्यों होता है ये डिस्क्रिमिनेशन? कोलिजियम में वुमेन नहीं है, कोलिजियम में वुमेन नहीं है, इस वजह से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता अच्छे से। और एक चीज देखो, जो वुमेन जजेस है ना, उनका कार्यकाल ऑलमोस्ट 1 साल छोटा होता है मैन जजेस के कंपैरिजन में। जजेस नहीं है टॉप जुडिशरी में, वुमेन जजेस नहीं है, इस वजह से जो कई बार वर्डिक्ट्स आते हैं वो पेट्रियार्की वाले जो वर्डिक्ट्स हैं वो आते हैं। फिर हमने ये ओवरफिशिंग वाला आर्टिकल भी डिस्कस किया था। ओवरफिशिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है हमारे देश में, क्योंकि नेट का साइज़ बड़ा होता है। वैसे छोटे मछुआरे जो हैं बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, लेकिन मछली पकड़ते हैं वो 10% सिर्फ। और कई सारी केस स्टडीज़ दी जाती हैं कि कैसे उन्होंने फिशरीज़ को रेगुलेट किया। ये देखो, बाय कैच की बात की जाती है कि जुवलाइन मछली आ जाती है 1 किलोग्राम श्रिम्प के साथ में, लेकिन अलग अलग स्टेट के लॉज जो हैं वो अलग हैं, तो इस वजह से अच्छे से स्टैंडर्ड सेट नहीं हो पाता। तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए सरकार को इस मामले में, जैसे एक सीजन, पर्टिकुलर सीजन के लिए बैन कर दिया जाए, उस समय मछुआरों को कुछ अलग राहत दी जाए या कंपनसेशन दिया जाए। इसके अलावा फिशिंग नेट का जो साइज है वो फिक्स कर दिया जाए। स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, हर जगह पे सेम कानून होना चाहिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नहीं। तो ये सब आर्टिकल था। इसके बाद एक आर्टिकल सबसे लास्ट में हमने अर्बन बायोडाइवर्सिटी से संबंधित डिस्कस किया। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी वाला डे होता है। इस दिन जो कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी वो साइन हुई थी, और इसी कन्वेंशन का एक फ्रेमवर्क है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसमें ये कहा गया 2030 तक 30% लैंड और सी कंजर्व करना है। टारगेट नंबर 12 इसमें है ग्रीन और ब्लू स्पेसिस सिटीज़ में कंजर्व करने हैं। अर्बनाइजेशन देखो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन जो ग्रीन और ब्लू स्पेसिस हैं वो घट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्लू स्पेसिस में तो देखो कूड़ा करकट डाल दिया जाता है, सीवरेज का पानी डंप होता है, और ग्रीन स्पेसिस अंधाधुंध डेवलपमेंट के कारण। लेकिन फ़ायदे बहुत सारे हैं, हमने हर तरह के फ़ायदे डिस्कस किए हैं, स्पिरिचुअल फ़ायदे, मोरल फ़ायदे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, हर तरह के फ़ायदे हमने डिस्कस किए। और क्या किया जाए? किया ये UN का 330-300 का रूल था जो मैंने आपको बताया, 3 पेड़ विजिबल होने चाहिए वो सब। और ये इंडेक्स वगैरह भी पर आजकल पब्लिश होते हैं ताकि पता लग सके कहाँ पे कितनी बायोडाइवर्सिटी है। तो ये 3 इश्यूज आज हमने डिस्कस किए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।